गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमारा जो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में टॉपिक चल रहा था लास्ट लेक्चर में, वो चल रहा था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम पढ़ रहे थे। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें हमने लिखा था क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। तो हमने किस तरीके से इन्हें देखा था? हमने इस तरीके से इन्हें देखा था। हमने देखा था क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इन चारों के नाम बताए थे कि हम इसको तो बोलते हैं प्लास्टिक, क्लास 1 को, सेकंड को बोलते हैं कॉम्पैक्ट, उसके बाद जो हमारा होता है सेमी कॉम्पैक्ट, और उसके बाद जो हमारा होता है उसको हमने नाम दिया था क्या? सिलेंडर। तो इस तरीके से हमने 4 टाइप से क्लासिफिकेशन देखा था क्रॉस सेक्शंस का। हमने प्लास्टिक अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट के बारे में। व्हाट इज कॉम्पैक्ट सेक्शन? सो क्लास सेकंड, और जिसको हमने नाम दिया था क्या? कॉम्पैक्ट। इसके बारे में हम आज देखेंगे। हमने प्लास्टिक के बारे में कल देख लिया था कि प्लास्टिक क्या होता है और किस तरीके से प्लास्टिक वर्क करता है। ठीक है। अब कॉम्पैक्ट क्या होता है? क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम इसमें क्या लिखेंगे? क्रॉस सेक्शन विच कैन विच कैन विच कैन डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्लास्टिक मूवमेंट of resistance, plastic movement of resistance, but have inadequate plastic hinge, but have inadequate inadequate plastic hinge, rotation capacity for formation rotation capacity for formation of plastic mechanism due to local buckling so here we can define the class second compact। और हम इसमें क्या देखेंगे? The width to thickness ratio shall be less than the width to thickness ratio shall be less than class second but greater than class फर्स्ट। ये क्लास सेकंड और क्लास फर्स्ट क्या है? ये एक टेबल दे रखी है आपको, क्लास फर्स्ट इन टेबल 2, स्टील टेबल में टेबल 2 है, जो है आपके क्लासिफाइड स्पेसिफाइड करती है किनको के? प्लास्टिक, सेमी प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट और ये सब क्या है। इसके लिए एक टेबल है, वो है IS 800 2007 क्लॉज 3.7, IS 8000 IS 800 2007। और हम बात करेंगे किसकी? क्लॉज 7 की। सॉरी, क्लॉज 7 नहीं, ये है क्लॉज अपना कौन सा? क्लॉज 3.7। इसके अंदर हमें टेबल दी हुई है, टेबल 2, जो हमें डिफाइन करती है कि किस तरीके से हम प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट और इनकी बात करेंगे। और इसका यूज कहाँ पे होता है कॉम्पैक्ट सेक्शंस का? दे कैन बी यूज्ड फॉर ऑल स्ट्रक्चरल मेंबर्स। इसमें हम क्या देखेंगे? दे कैन बी used
फॉर ऑल स्ट्रक्चरल, इनका यूज सभी तरीके के स्ट्रक्चरल मेंबर्स में किया जा सकता है। और उसके अलावा क्या देखेंगे कि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज रेक्टेंगुलर। तो ये था हमारा प्लास्टिक के लिए बात। इसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। दीज क्रॉस सेक्शन में डेवलप फुल्ली प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द एंटायर क्रॉस सेक्शन बट डू नॉट हैव एडिक्वेट डक्टिलिटी। इनमें एडिक्वेट डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो भी नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से हम जो सेकंड क्लास है हमारी कॉम्पैक्ट, हम उसको डिफाइन करते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि यूज कहाँ पे होता है और जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का बनता है, रेक्टेंगुलर बनता है। अब हम चलते हैं हमारी क्लास 3 के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा क्लास 3 जिसको हम बोलते हैं सेमी कॉम्पैक्ट। अगला है हमारा जिसको हम बोलते हैं क्लास 3 और इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कॉम्पैक्ट बोलते हैं। सेमी कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट में हम क्या देखते हैं कि विड्थ टू थिकनेस रेशो शैल लेस देन द क्लास 3 बट ग्रेटर देन क्लास 2। इसमें हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि विड्थ टू थिकनेस रेशो shall be greater than class 3 but shall be, sorry गलत लिख दिया, shall be less than class 3 but greater than class 2 in table 2 IS 800/2007 क्लॉज नंबर 3.7। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। उसके बाद है these section can develop a movement resistance, these sections can develop a movement resistance. This section can develop a movement resistance just equal to the yield मोमेंट। और यील्ड मूवमेंट को हम किससे लिखते हैं, my से। कि जो डेवलप होता है मूवमेंट रेजिस्टेंस वो कहां तक होता है, यील्ड मूवमेंट तक। द यील्ड स्ट्रेस कैन बी रीच्ड ओनली इन सम पार्ट्स ऑफ कंप्रेशन। The yield stress can be reached only in some parts of compression element before buckling occurs। यील्ड स्ट्रेस कुछ ही पार्ट्स में पहुंच पाता है जिससे बकलिंग से जस्ट पहले की जो हम बात करें उसके लिए। और हम सेमी कॉम्पैक्ट में क्या बात करते हैं, द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका होता है, अब मेन चीज, हाँ और एक पॉइंट और, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ रीचिंग ए फुली प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन
एंड दीज सेक्शन आर यूज्ड इन इलास्टिक डिजाइन। तो हम क्या लिखेंगे, दीज सेक्शंस आर used in elastic design and stress distribution is ट्रायंगुलर। जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इनका वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। अगर मैं इसकी बना के बताऊं आपको तो ये किस तरीके से होगा, ये कोई एक सेक्शन होगा, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा लेस देन होगा किसके, एफ वाई से, सॉरी लेस देन होगा, हाँ सॉरी कैसा होगा, ये लेस देन होगा किसके, एफ वाई के। तो इसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा बनता है, ट्रायंगुलर बनता है। और जो यील्ड स्ट्रेस है एफ वाई वो हमेशा कम रहता है, लेस देन रहता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सेमी कॉम्पैक्ट हो गया। अब हमारा जो लास्ट बचेगा वो बचेगा हमारा सिलेंडर। अब हम देखेंगे सिलेंडर में किस तरीके से हम क्रॉस सेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ये तो था हमारा सेमी कॉम्पैक्ट। अब चलेगा हमारा फोर्थ टाइप, एंड द फोर्थ टाइप इज नोन एज सिलेंडर। सो हाउ कैन वी डिफाइन द क्लास फोर्थ, एंड द नेम इज सिलेंडर। क्लास फोर्थ, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। देखो क्रॉस सेक्शन इन विच द एलिमेंट्स बकल, क्रॉस sections in which the element buckle locally even before reaching yield stress. The width to thickness ratio shall be greater than, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, the width to thickness ratio shall be greater than class 3 in टेबल 2। टेबल 2 जो मैंने बताई क्लोज 3.7 में, उसमें क्लास 3 से ज्यादा वैल्यू ग्रेटर देन क्लास 2, क्लास 3 इन क्लोज। द कंपोनेंट एलिमेंट buckle at a moment, the component element buckle at a moment less than my, और my को मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं, यील्ड मूवमेंट। my को हम क्या बोलते हैं, यील्ड मूवमेंट। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं किसको, सिलेंडर को। और सिलेंडर के लिए अगर हम ग्राफ देखें तो वो जो f है वो एफ वाई से क्या है, लेस देन है। अगर मैं इसके सेक्शन की बात करूं तो इस तरीके से हमारा कोई बीम है, इस बीम के लिए ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसमें जो इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। और यहाँ पर जो एफ वाई की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, कम होगी, किसकी वैल्यू से, एफ वाई की वैल्यू से।
तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं किसको, सिलेंडर को। अब हम बात करेंगे इन चारों के लिए, इन चारों क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शंस के लिए एक कंबाइंड ग्राफ की, वो कंबाइंड ग्राफ किसको शो करेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा। और प्लास्टिक मूवमेंट और यील्ड मूवमेंट के लिए हम उसे डिजाइन करेंगे कि किस तरीके से चारों जो हमारे क्लासिफिकेशन है उनको किस तरीके से ये शो करता है। तो चलो देखो, हम इन चारों के लिए एक कंबाइंड ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर को शो करता है। तो जो हमारा टॉपिक था, वो हमारा मेन टॉपिक क्या था, वो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शंस पे हम ग्राफ देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो हम ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए। ठीक है, यहां तो हम लिखते हैं किसको, स्ट्रेस को, और यहां हम शो करते हैं किसको, स्ट्रेन को। ठीक है, इस तरीके से हम स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाने जा रहे हैं। एमपी की लिमिट हम देखते हैं, एमपी और एमवाई को फिक्स कर देते हैं। ये तो हम कर रहे हैं किसको, प्लास्टिक मूवमेंट को। एमपी की लिमिट है ये, सॉरी ये एमवाई को शो कर रहे हैं हम। यील्ड मूवमेंट पहले होगा और उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा एमपी। तो इसको तो हम लिखते हैं क्या, इसको तो हम लिखते हैं यील्ड मूवमेंट, और इसको जो हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं क्या, प्लास्टिक मूवमेंट। अब यील्ड मूवमेंट और प्लास्टिक मूवमेंट के लिए ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक के लिए हमने क्या पढ़ा था कि ये 0 से शुरू होगा, प्लास्टिक मूवमेंट तक पहुंचेगा और बाद में नीचे आएगा। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये प्लास्टिक मूवमेंट से भी ऊपर कैरी कर रहा है। तो ये शो करता है किसको, प्लास्टिक को, जैसा हमने इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा हमारा होता है क्या, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट भी क्या करता है, पहुंचता तो यहीं तक है, लेकिन ये इसके अंदर इनएडिक्वेट डक्टिलिटी को शो करता है। इनएडिक्वेट डक्टिलिटी मतलब यहां से ये थोड़ा पास रहता है। तो ये जो सेकंड वाला ग्राफ है, ये किसको शो करता है, ये शो करता है कॉम्पैक्ट रीजन को, कॉम्पैक्ट सेक्शंस को शो करता है। प्लास्टिक मूवमेंट की अनएडिक्वेट डक्टिलिटी शो करता है। तीसरी बात करते हैं हम सेमी कॉम्पैक्ट की। सेमी कॉम्पैक्ट हमारा क्या होता है कि यहां से शुरू होता है और ये यील्ड पॉइंट तक पहुंचकर इसको टच करता हुआ नीचे तक आता है। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं क्या, सेमी कॉम्पैक्ट। ये सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शंस को शो करता है, यील्ड मूवमेंट को टच करता हुआ नीचे तक जाता है। और जो लास्ट हमने बात की सिलेंडर की, ये क्या होता है, बकल हो जाता है, यील्ड स्ट्रेस तक पहुंचने से पहले ही बकल हो जाता है। तो ये यील्ड स्ट्रेस को भी नहीं टच कर पाता, ये केवल यहीं रह जाता है। तो ये जो लास्ट में शो करता है, ये किसको शो करता है, ये शो करता है किसको, ये शो करता है किसको, सिलेंडर। तो इस तरीके से हम अगर कंबाइंड स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए, जिसमें हम किस किस को कंसिडर करते हैं, प्लास्टिक मूवमेंट और यील्ड मूवमेंट, एमवाई और एमपी की वैल्यू के लिए देखें, तो ये जो सबसे टॉप लेयर जो आती है, जो प्लास्टिक मूवमेंट के ऊपर से गुजरती है, ये तो शो करता है प्लास्टिक को। फिर अनएडिक्वेट डक्टिलिटी दिखाता हुआ जो जाता है, वो दिखाता है कॉम्पैक्ट को। जो यील्ड स्ट्रेस तक बकल
पहुंचता है वो कहलाता है सेमी कॉम्पैक्ट को, और जो यील्ड स्ट्रेस तक ना पहुंच के पहले ही बकल हो जाए वो किसको शो करता है, वो शो करता है सिलेंडर को। और ये ग्राफ किस किस के बीच में ही हमेशा याद रखना, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में है, ठीक है। अब हम छोटा सा एक क्वेश्चन लेके कोशिश करते हैं समझने की कि बिल्टअप सेक्शन में हम किस तरीके से बता सकते हैं कि सेक्शन प्लास्टिक है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक आई सेक्शन लेके हम। देखिए, तो अब हम देखते हैं कि हमें एक बिल्टअप सेक्शन का एग्जांपल लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं किसका, एग्जांपल लेते हैं बिल्टअप सेक्शन का। अगर हम बिल्टअप सेक्शन को माने, ये हमने एक कंसिडर आई सेक्शन ले लिया है, ये हमने कोई एक आई सेक्शन लिया है जिसकी विड्थ ये तो है 150 mm मान लो आप, ठीक है। ये जो टोटल डेप्थ है ये है 300, ठीक है। ये जो थिकनेस ऑफ वेब है ये है 8 mm, ये 150 mm और ये है 300 mm, ठीक है। और जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है TF ये कितनी है 10 mm। इस तरीके से हमें कोई सेक्शन दे रखा है। तो हम सबसे पहले सारी वैल्यू लिख लेते हैं। हमें बी जो हम निकालेंगे इसका सेक्शन का, वो यहाँ से एक सेंटर मानते हुए इस तरीके से हम दो एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो अगर हम बी देखें, बी इक्वल टू हमारी कितनी होगी 75, ठीक है। जो हमारी TF है थिकनेस ऑफ फ्लेंज हमारी कितनी है 10 mm है, ठीक है। जो हमारी D है, डेप्थ ऑफ वेव निकालेंगे तो 300 में से 10 इधर और 10 इधर तो कितना आ जाएगा 280 mm। 10 माइनस कर देंगे दोनों तरफ से, थिकनेस ऑफ डेप्थ ऑफ वेव निकालेंगे, और थिकनेस ऑफ वेव है TW वो हमें दे रखी है कितनी 8 mm। ये हमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। अब हमें देखना है कि B/TF और D/TW की क्या रेंज हमारे पास आती है। तो हम पहले देखते हैं B/TW, TF थिकनेस ऑफ, हम देखते हैं विड्थ अपॉन थिकनेस ऑफ फ्लेंज, और D अपॉन थिकनेस ऑफ वेव। इन दोनों के लिए हम देखते हैं वैल्यू हमें क्या मिलती है। तो ये तो मिलेगी हमें 75/10, ये तो हमें मिल जाएगी 7.5। और अगर हम इसकी बात करें D/TW की, तो ये है 280/8, ये हमें कितनी मिल जाएगी 28। ये मिल जाएंगी हमें, सॉरी 280/8 करेंगे 35, ये मिलेगी हमें, दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। अब हमें देखना है कि ये सेक्शन प्लास्टिक है, सेमी प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है, सॉरी प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है, सेमी कॉम्पैक्ट है, सिलेंडर है, किस रेंज में ये आता है। तो देखो हमें जो टेबल 2 दे रखी है, मैंने अभी आपको बताया टेबल 2 जो दे रखी है IS 800 2007 में, उसमें हमें वैल्यू कैसे दे रखी है टेबल 2, और क्लॉज दे रखा है हमें 3.7। इसमें जो पहला है प्लास्टिक के लिए, बिल्टअप सेक्शन में प्लास्टिक के लिए जो B/TF की वैल्यू दे रखी है, B/TF की जो वैल्यू दे रखी है वो 8.5 से लेस देन होनी चाहिए। सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं, B/TF लेस देन होना चाहिए 8.5 के, और D/TW है डेप्थ अपॉन TW, ये लेस देन होना चाहिए कितने के 85 के, और ये है E। ये E मैंने आपको बताया था 250/FY होता है, ठीक है। तो यहां से देखो अब हमारे B/TF की वैल्यू 7.5 आ रही है, B/TF की वैल्यू 7.5 आ रही है, सॉरी 8.5 नहीं 8.4 ही है। ये हमारी दोनों कंडीशन है जो किसको शो करती है, प्लास्टिक को शो करती है।
तो क्या हमारी दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है? देखो हमारी जो b बाई टी एफ की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 7.5, मतलब 8.4 से कम है। तो मतलब ये कैसा हो गया? ये प्लास्टिक शो करता है। क्या प्लास्टिक शो करता है? कौन सा? फ्लेंज, फ्लेंज प्लास्टिक शो करता है। अगर हम वेब में देखें तो वेब में हमारे पास कितनी आ रही है? 35, 85 से कम है, तो ये भी किस में आ रही है? प्लास्टिक में आ रही है। तो इसका मतलब हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि ये जो पूरा बिल्टअप सेक्शन है, ये सेक्शन कैसा है? ये सेक्शन हम यहां लिख सकते हैं कि सेक्शन इज प्लास्टिक। ये हम लिख सकते हैं सेक्शन इज प्लास्टिक। कैसे लिख सकते हैं? हमने टेबल 2 के अंदर गए हम, और वहां पे क्लॉज 3.7 में हमने प्लास्टिक की प्रॉपर्टी देखी कि प्लास्टिक के लिए हमारी प्रॉपर्टी है वो ये होनी चाहिए कि b बाई टी एफ की वैल्यू तो 8.4 से कम होनी चाहिए, और d बाई टी डब्ल्यू डेप्थ इनटू थिकनेस ऑफ वेब की वैल्यू 85 और e से कम होनी चाहिए। तो हमारे पास जो दोनों ही वैल्यू आ रही है वो 8.4 से कम आ रही है और 85 से कम आ रही है, तो दोनों ही हमारी प्लास्टिक को क्या करती हैं? सेटिस्फाई करती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो हमें बताती है किसी भी बिल्ट अप सेक्शन के लिए कि वो किस तरीके की रेंज में होगा, वो प्लास्टिक रेंज में होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन हम किस तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को लेके, शेप फैक्टर को लेके और लोड फैक्टर को लेके रहेगा। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।